बीकानेर शहर में राधा देवी अपने भरे पूरे परिवार के साथ रहती थी। उनके घर में भगवान का दिया सब कुछ था, बड़ा सा घर, हंसता खेलता परिवार और ढेर सारी सुख सुविधाएं। पर अगर कोई एक चीज की कमी थी तो वो थी शांति। सुबह का वक्त था। राधा देवी हॉल में लगे सोफे पर बैठकर चाय पी रही थी। तभी शोभना ने आकर राधा देवी से कहा, मम्मी जी आज नाश्ते में क्या बनाऊं, कुछ बढ़िया हो जाए। आज सबके लिए गर्मा गर्म आलू के पराठे बना ले, चिंटू भी खुश हो जाएगा। हाँ मम्मी जी, फिर तो मजा ही आ जाएगा। आलू के पराठों के साथ मक्खन होना तो उसका स्वाद दुगना हो जाता है। 56 भोग भी फेल लगे। इतने में ही माही आती है। नहीं नहीं भाभी जी, आलू के पराठों के साथ असली मजा तो ठंडी ठंडी दही का है, वो भी सारा चुटकी भर काला नमक और भुना हुआ जीरा डालकर। देखो माही, मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, मेरा हक तुमसे ज्यादा है, इसलिए जो मैं कहूंगी वही होगा। ओहो, बड़ी बहू ना हो गई, लोकसभा की स्पीकर हो गई। भाभी ये घर सिर्फ आपका नहीं है, मेरा भी है, और मेरे हिसाब से आज पराठों के साथ दही ही बनेगी। जबान तो देखो। अरे मेरा चिंटू सूखे पराठे नहीं खाता, मक्खन ना हो तो एक निवाला भी नहीं खाएगा। भाभी मैंने कब कहा कि सूखे पराठे खिला दो, पराठों के साथ दही भी टेस्टी लगती है। आप तो मेरी हर बात में नुक्से निकालती रहती हो। राधा देवी, जो अब तक चुपचाप अपनी चाय की चुस्कियों के साथ बहुओं की किचकिच सुन रही थी, वो अब गुस्से में कहती हैं, बस खराब, क्या तमाशा लगा रखा है तुम दोनों ने रोज रोज? सुबह का नाश्ता है या रेसलिंग मैच? जब देखो तब मक्खन दही को लेकर जंग छेड़ देती हो। घर को अखाड़ा बना दिया है, कुछ तो शर्म करो। अभी मैं जिंदा हूं, कुछ लिहाज रखो मेरे सामने। जाओ जाकर दोनों चुपचाप नाश्ता बनाओ। राधा देवी की डांट सुनकर दोनों बहुएं बिना कुछ बोले सर झुकाकर रसोई में चली गई। माही ने आटा गूंथना शुरू किया और शोभना ने आलू उबालकर मसाला तैयार किया। चुपचाप बिना कुछ कहे दोनों ने मिलकर आलू के पराठे बनाए। अब दही निकालने के लिए माही ने फ्रिज खोला। अरे ये क्या, दही तो फ्रिज में है ही नहीं, कल रात को मैंने खुद रखा था, फिर अब कहाँ चला गया? उसी वक्त शिविका पानी लेने किचन में आई। अरे माही भाभी, दही के पैर थोड़ी ना होते जो चलकर कहीं चला जाएगा, अच्छे से देखिए, शायद पीछे रखा हो। दीदी मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैंने पूरा फ्रिज छान मारा, एक बूंद दही नहीं है, पता नहीं कौन निकाल कर खा गया। अरे तो जल्दी से देख लीजिए भाभी, सब लोग टेबल पर आ चुके हैं, नाश्ता लगाइए, नहीं तो फिर कोई नई बहस शुरू हो जाएगी। इतना कहकर शिविका वहां से चली गई। भाभी आपको पता है क्या दही कहाँ गया? हाँ मुझे ही पता है, मैंने तो सुबह फ्रिज से दही निकाला था मक्खन निकालने के लिए। अब दही की जगह पतली छाछ पड़ी है, चाहे तो पी लो। भाभी अब से ये उम्मीद नहीं थी, मुझे पता होता तो मैं दही छुपा कर रखती। अरे माही, मक्खन निकाला है तो क्या गुनाह कर दिया? मक्खन ही तो असली स्वाद है पराठों के साथ। दही की जगह मक्खन लगाकर देखो तो सही, जीभ पर घुल जाएगा। हाँ, आपको बस मक्खन से मतलब है, घर के सारे दूध दही की चीजें आप ही की थाली में जाती है। आप सब लोग पराठे खाएंगे बिना दही के, पर आप खुश है क्योंकि आपके पास मक्खन है। सुनो माही, सबको मक्खन ही पसंद है, दही नहीं रहेगा तो कोई भूखा नहीं मर जाएगा, और वैसे भी छाछ है ना, उससे काम चला लो। इतना कहकर शुभना पराठे लेकर टेबल पर सबको नाश्ता परोसने चली गई। लीजिए सब लोग, गर्मा गर्म पराठे आ गए, ऊपर से ताजा ताजा मक्खन, मुंह में जाते ही घुल जाएगा। हाँ भाभी, मक्खन तो इतना लगाया है कि पराठा फिसल कर प्लेट से बाहर आ जाए। कम से कम मक्खन है तो सही, तुम तो बस बातें ही बना सकती हो। पराठे के साथ दही लानी थी तो पहले ही संभाल कर रख लेती। मम्मा मक्खन अच्छा है, पर थोड़ा दही भी दो साथ में। देखा, बच्चों की पसंद का भी ख्याल नहीं रखा जाता इस घर में। हे भगवान, नाश्ता है या कोई महाभारत? अरे खाओ जो सामने है, ना पसंद आए तो चुपचाप उठ जाओ। हर रोज हर चीज पे बहस जरूरी है क्या? 2 मिनट की शांति नहीं है यहाँ। शोभना, माही, अब तुम दोनों बस भी करो, रोज रोज एक ही बात पर लड़ती रहती हो दोनों। अब एक और शब्द नहीं, शांति से नाश्ता करो और हमें भी करने दो। शोभना और माही अब बिना कुछ कहे नाश्ता करने लगी। इसी तरह नाश्ता करके सब अपने अपने काम में लग गए। अगले दिन सुबह राधा देवी ने अपनी दोनों बहुओं को आवाज लगाई। शोभना, माही, बहुओं जरा इधर तो आओ। दोनों बहुएं आती हैं। जी मम्मी जी, बुलाया आपने? बोली मम्मी जी, क्या करना है? देखो आज दोपहर में शकुंतला जीजी और राम अवतार जीजा जी आ रहा है। तुम्हें तो पता है दोनों खाने के बहुत शौकीन है। ऐसा खाना बनना चाहिए कि वो लोग उंगलियां चाटते रह जाए। अरे वाह, बुआ जी आ रही हैं? अच्छा है, बताइए मम्मी जी क्या क्या बनाना है? हाँ मम्मी जी, आप ही बता दीजिए क्या बनाए। पराठे बना लो, शाही पनीर, दाल मखनी, रायता और गाजर का हलवा, बस इतना ही बना लो।
पराठों के साथ तो मक्खन ही अच्छा लगता है, और हलवा तो मैं ही बनाऊंगी, सबको मेरे हाथ का बना हलवा बहुत पसंद है ना। भाभी, मक्खन की जगह दही होना चाहिए, पेट भी ठंडा रहता है और स्वाद भी अलग ही आता है। और रही बात हलवे की, तो आप तो बस रहने ही दीजिए, असली स्वाद मेरे हाथों में है। ओहो, अब तुम मुझे खाना बनाना सिखाएगी? पहले खुद तो ठीक से सब्जी बनाना सीख ले। बोल तो ऐसे रही है जैसे कोई 5 स्टार होटल की शेफ हो। खाना तो आपसे अच्छा ही बनाती हूँ, आपके खाने में तो बस मक्खन का ही स्वाद होता है। अरे भाभी, खाने में मक्खन के अलावा भी बहुत चीजें लगती हैं, तभी स्वाद आता है, पर आपको कौन समझाए। हाय राम, अब बस भी करो, एक दिन शांति से ना बीत जाए इस घर में। तुम दोनों ने मेरी जिंदगी का चैन छीन लिया है। देखो, जीजी के सामने कोई तमाशा मत करना, वरना इस बार मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जाओ, जाकर खाने की तैयारी करो। राधा देवी की फटकार सुनकर दोनों खाना बनाने रसोई में चली गई। कुछ देर बाद दोपहर में शकुंतला और रामावतार राधा देवी के घर पहुंचे। अरे बुआ जी, फूफा जी, नमस्ते। आइए आइए, कितने दिन बाद आना हुआ। नमस्ते बेटा। हाँ भाई, कब से सोच रहे थे तुमसे मिलाए, पर फुर्सत ही नहीं मिल रही थी। अब जब राधा ने खाने पर बुलाया तो हम मना नहीं कर सके। और खाना पीना हो तो हम कहीं भी चले आते हैं, है कि नहीं जी। इसी तरह थोड़ी देर हंसी मजाक के बाद राधा देवी ने खाने के लिए बुलाया। आइए जीजी, आइए जीजाजी, चलिए खाना लग चुका है। सब लोग खाने के टेबल पर आए। शोभना और माही खाना परोसती है। बुआ जी, लीजिए गर्मा गर्म पराठे और साथ में ये मक्खन, घर का ही है, हाथ से निकाला हुआ। और बुआ जी, ये रायता जरूर चखिएगा, ठंडा और बिल्कुल हेल्दी, पराठों के साथ तो लाजवाब लगता है। अरे मक्खन से बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। दही तो हर रोज का है, लेकिन मक्खन ये तो खास होता है। दही पेट के लिए अच्छा होता है और स्वाद के लिए भी। शोभना, माही बेटा, थोड़ा शांत रहो, हैं? बाकी कितनी सारी चीजें हैं, बुआ जी का जो मन करेगा खा लेंगे। राधा देवी के कहने का शोभना और माही पर कोई असर नहीं दिख रहा था। दोनों अपनी अपनी बात पर अड़ी थी। इतने में चिंटू कहता है, मम्मा, मुझे हलवा चाहिए और वो मक्खन नहीं खाना मुझे, मेरे पेट में गुड़गुड़ होता है। अरे बेटा चिंटू, मक्खन से सेहत बनती है। हाँ, और दही से दिमाग ठंडा रहता है, जो भाभी को बहुत जरूरत है। माही, तुम कहना क्या चाहती हो, साफ साफ कहो। तुम मुझे नीचा दिखाने का एक मौका नहीं छोड़ती। हाँ, बुआ जी के सामने इतनी भोली तो मत बनिए भाभी, आपका असली रंग सबको दिख रहा है। हाय राम, राधा, ये क्या हो रहा है? खाने के टेबल पर ये कैसी बहस है? मेरा तो सर दर्द होने लगा। राधा, हमने सोचा था सबसे मिलेंगे, आशीर्वाद देंगे, साथ बैठकर खाना खाएंगे, पर यहाँ तो तू मैं नहीं चल रही है। बिल्कुल, और तुम्हारी बहुओं ने तो घर को जंग का मैदान बना रखा है। हम तो चले राधा, इन दोनों के झगड़े को देखकर जैसे भूख ही खत्म हो गई, अब खाना खाने का मन नहीं है। हाँ राधा, बहुओं को कहना कि जब मक्खन दही के झगड़े से फुर्सत मिले तब हमें बुलाए। चलिए जी, अपने घर चलते हैं, वहां शांति से बैठकर खाना खाएंगे। बुआ जी और फूफा जी गुस्से में उठकर चले गए, और अब राधा देवी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। हे भगवान, तुम दोनों को बिल्कुल भी समझ नहीं है क्या? क्या यही संस्कार है तुम्हारे? मेहमान घर पर थे और तुम लोग मक्खन दही के लिए लड़ रही थी। मम्मी जी, मैंने कुछ नहीं किया, पहले माही ने ताना मारा। मैंने ताना मारा? भाभी पहले खुद बोल रही थी मैं हलवा नहीं बना सकती, वो मक्खन की झूठी तारीफ भी कर रही थी। चुप हो जाओ दोनों, एक और शब्द नहीं सुनना मुझे। जीजी और जीजाजी घर से नाराज होकर गए हैं, शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। तुम्हारी वजह से हमारी इज्जत मिट्टी में मिल गई। तुम दोनों को खाने से ज्यादा लड़ाई का शौक है क्या? हर एक बार खाना लगते ही महाभारत शुरू हो जाती है। बिल्कुल, और बात सिर्फ आज की नहीं है, ये रोज की कहानी बन गई है। आज तो हद ही हो गई, मेहमान सामने बैठे थे और तुम लोग वही दही मक्खन पर तू मैं कर रही थी। कोई तमीज है, कोई समझ है? बुआ जी कितना कुछ बोल कर गई हैं, अब शायद ही हमारे घर आए। हाँ, और क्यों नहीं कहेंगी? उनके सामने जो तमाशा हुआ वो देखने लायक था। तो मम्मी जी, अब हर बात पर मुझे ही सुनाया जाएगा क्या, और मैं चुपचाप सुनती रहूं? क्यों सुनाया नहीं जाएगा? हर बार तो तू ही शुरू करती है, पता नहीं कौन से घर से सीख कर आई है। हाँ, और आप तो जैसे साक्षात देवी हो, हर समय जलन में रहती हो मुझसे। बस बहुत हुआ, अब तुम दोनों से कह रहा हूं, अगर घर का यही हाल रहा तो हम खाने की टेबल पर रोज का तमाशा नहीं देख पाएंगे। ऐसा लगता है हम किसी सर्कस में रहते हैं, यहाँ रोज दही मक्खन शो होता है। रोज रोज की लड़ाई, चिखना चिल्लाना बर्दाश्त से बाहर हो गया। हम दोनों बाहर जाकर खाना खा लेंगे, कम से कम शांति तो मिलेगी। ये कहकर अमित और सौरभ गुस्से में बाहर खाना खाने चले गए। राधा देवी अपना सर पकड़कर सोफे पर बैठ गई, पर शोभना और माही को अभी भी अकल नहीं आई।
ऐसे ही कुछ दिन बीते और एक दिन राधा देवी अपने कमरे में बैठी थी कि मोबाइल बजता है। फोन राधा देवी की सहेली वृंदा का था। अरे वृंदा, बड़े दिनों बाद याद आई मेरी, कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ बहन, तुम सुनाओ कैसी हो? तुम्हारे जोड़ों का दर्द कैसा है अब? अरे रहने दो, ये दर्द तो जैसे ससुराल में मिला कोई गिफ्ट है, अब आदत हो गई है। बाकी सब ठीक ठाक चल रहा है, तुम बताओ। सब बढ़िया है। एक जरूरी बात कहनी थी तुमसे। हाँ हाँ बोलो ना, आवाज में तो बड़ा ही जोश लग रहा है, जरूर कुछ खास है। हाँ बहन, खास ही तो है। बात दरअसल यह है कि एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है अपनी शिविका के लिए। अरे वाह, सच में? बिल्कुल सच में। मेरी जिठानी का बेटा है, बहुत ही सुलझा हुआ संस्कारी लड़का है। खुद का कपड़ों का बिजनेस है, पढ़ा लिखा है, देखने में भी अच्छा है और सबसे बड़ी बात, परिवार भी बहुत अच्छा है। सुनकर तो रिश्ता अच्छा लग रहा है, और फिर तेरी जेठानी का लड़का है तो अच्छा ही होगा। इसीलिए तो सबसे पहले तुम्हें ही फोन किया। तुम भी तो मेरे लिए बहन जैसी हो। मुझे लगा ये रिश्ता तुम्हारे घर ही होना चाहिए। अरे बिल्कुल सही किया तुमने, अब शिविका की शादी की उम्र भी हो गई है। तो फिर तुम कहो तो संडे वाले दिन लड़की वालों को ले आऊं तुम्हारे घर? हाँ हाँ क्यों नहीं, संडे का दिन सबके लिए ठीक रहेगा। अमित और सौरभ की भी छुट्टी रहेगी। तुम बोल दो उन्हें कि रविवार दोपहर को आ जाए, हम तैयारी कर लेंगे। ठीक है बहन, मैं बात कर लेती हूँ उनसे। फिर पक्की बात रविवार को ही करेंगे। हाँ, राम जी चाहेंगे तो शिविका का रिश्ता पक्का हो ही जाएगा। अरे बिल्कुल सही। चल राधा, फोन रखती हूँ। वृंदा ने फोन कट कर दिया। शाम को अमित और सौरभ ऑफिस से लौटे। राधा देवी हॉल में उनका इंतजार कर रही थी। अरे बैठो तुम दोनों, तुम्हें कुछ बताना है। क्या बात है मम्मी, सब ठीक है ना? अरे सब बिल्कुल ठीक है। वृंदा का फोन आया था आज, उसने बताया कि शिविका के लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता आया है। सच में मम्मी, क्या बात है? कौन है लड़का? अरे वृंदा की जिठानी का बेटा है, बिजनेस करता है, संस्कारी है, पढ़ा लिखा है और खुद का स्टोर है शहर में। घर वाले भी अच्छे हैं। तो फिर देर किस बात की, लड़के और उसके परिवार से मिल लेते हैं। सब अच्छा रहा तो जल्द ही शिविका की सगाई कर देंगे। हाँ, रविवार को घर आ रहे हैं वो लोग। तो फिर रविवार को हमें उनकी अच्छी खातिरदारी करनी होगी। वो सब तो ठीक है बेटा, पर इस बार कोई मक्खन दही वाली जंग ना हो मेहमान के सामने। हाँ ये बात तो है, ये दोनों तो कहीं भी शुरू हो जाती हैं। वही तो बेटा, कुछ तो करना पड़ेगा ताकि सब ठीक रहे। मैं उन्हें समझाने की कोशिश करूंगी कि वे दोनों लड़के वालों के सामने चुप रहे। आमा आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक होगा। इसी तरह कुछ दिन बाद संडे का दिन भी आ गया। पूरे घर में तैयारियों की हलचल थी। कहीं फर्नीचर पोंछे जा रहे थे, कहीं पर्दे ठीक किए जा रहे थे। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। आखिर शिविका को देखने लड़के वाले जो आ रहे थे। माही, शोभना, जरा इधर आओ बेटा। दोनों बहुएं जल्दी जल्दी आई। जी मम्मी जी। कुछ काम था क्या मम्मी जी? देखो बेटा, आज लड़के वाले आ रहे हैं, खाना तुम दोनों को ही बनाना है, पर याद रहे अगर दही मक्खन को लेकर आज भी लड़ाई हुई ना तो इस बार सीधा मायके भेज दूंगी। मेहमानों के सामने मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए, समझी? जी मम्मी जी, समझ गई। हाँ मम्मी जी, सब ठीक से हो जाएगा। शोभना और माही किचन में गई, लेकिन वहां उनकी तानेबाजी बंद नहीं हुई। तुम दही मत छूना, वैसे भी तुम्हारी वजह से पिछली बार सारा हंगामा हुआ था। ओहो, तो आप सब कुछ मेरे ऊपर डालकर खुद शरीफ बनना चाहती हैं। अब दही रहने ही कहाँ देती हैं, हंगामा तो आप ही करती हैं, सारी दही का मक्खन निकाल कर। मक्खन स्वाद का होता है, झगड़े का नहीं। तुम भी मक्खन खाया करो। आप ही खाइए मक्खन, आपको ही मुबारक। मुझे जो पसंद है मैं वही खाऊंगी। आज देखते किसका स्वाद सबको ज्यादा पसंद आता है। हाँ हाँ देखते हैं। इसी तरह लड़ते झगड़ते शोभना और माही ने खाना बनाया। थोड़ी ही देर बाद डोरबेल बजी। अमित ने दरवाजा खोला। दरवाजे पर आदित्य अपनी मम्मी संध्या और पापा हरिराम के साथ खड़ा था। आइए अंकल जी, आंटी जी, हम सब लोग आपका ही इंतजार कर रहे थे। नमस्ते जी, आपका घर बहुत ही सुंदर है और बहुत ही सलीके से सजाया गया है। धन्यवाद बहन जी, शिविका को घर सजाना बहुत अच्छा लगता है। ये तो अच्छी बात है, हमें भी बस ऐसी घरेलू लड़की चाहिए अपने आदित्य के लिए। बहन जी जरा शिविका को भी बुला लीजिए। अरे हाँ क्यों नहीं। शिविका बेटा, सबके लिए शरबत लाना। थोड़ी देर में शिविका हाथ में शरबत की ग्लास वाली ट्रे लेकर आई। नमस्ते शिविका जी। नमस्ते। बेटा तुम्हें खाना बनाना आता है ना? जी आंटी जी, मुझे खाना बनाना पसंद है।
बहन जी, मुझे तो शिविका बहुत पसंद है। जैसा रूप है वैसा ही गुण भी है। ये तो अच्छी बात है। चलिए पहले खाना खा लेते हैं, बाकी बातें बाद में कर लेंगे। जैसी आपकी मर्जी। सभी डाइनिंग टेबल पर आए। माही और शोभना खाना परोसने लगती हैं। आदित्य जी, ये दही जरूर लीजिएगा, बहुत टेस्टी है। अरे नहीं नहीं, पहले मक्खन लीजिए, ये घर का निकाला हुआ है। और दही में जो ठंडक है वो आपको गर्मी से आराम देगा। ठंडक तो दिमाग में होनी चाहिए, दही में नहीं। ओहो, फिर मक्खन में तो गर्मी है, झगड़े की। माहौल अब थोड़ा गर्म हो गया था, तभी राधा देवी अचार लेकर आती है। लो जी लो, अब कोई दही मक्खन की बहस नहीं करेगा, सबको अचार खिलाओ। और बस करो तुम दोनों, खाने के साथ सिर्फ दही और मक्खन ही नहीं, अचार भी खाया जाता है। सभी अचार लेकर खुश होते हैं। दादी, मुझे तो दही भी नहीं चाहिए, मक्खन भी नहीं चाहिए, ये आम का अचार बेस्ट है। हाँ मम्मी, सच में कमाल का अचार है, खाने का टेस्ट 2 गुना हो गया। अब से घर में दही और मक्खन की महाभारत खत्म। अब तो हमें खाने के साथ अचार ही चाहिए। देखिए राधा जी, घर तो बहुत अच्छा है, संस्कार भी दिख रहा है। बस एक बात कहूँ, घर की बहुओं में जब आपसी समझदारी हो तभी घर चलता है। इतनी छोटी छोटी बात पर लड़ाइयां ही रिश्तों में खटाश भर देती है। रिश्ते में मिठास होनी चाहिए, दही मक्खन में नहीं। और सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, आपस में एक दूसरे को समझना चाहिए। आप सब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। माफ कीजिएगा, कभी कभी घर की बहुएं अपनी बचकानी बातों में उलझ जाती हैं। इनको समझना होगा कि घर प्यार से चलता है, झगड़े से नहीं। सबकी बातें सुनने के बाद शोभना और माही को अपनी गलती का एहसास होने लगा। माफ कीजिएगा, हमसे गलती हो गई। अब कभी दही और मक्खन की लड़ाई नहीं होगी। हाँ, आज के बाद हम कभी भी ऐसे नहीं लड़ेंगे। अब से मिलकर चलेंगे, जिसे जो चाहे वो खाए। हम जबरदस्ती किसी पर दबाव नहीं डालेंगे। बस यही तो मैं चाहती थी, तुम दोनों साथ में रहो तो घर में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। और इस तरह घर में एक नई शुरुआत हुई। शिविका का रिश्ता तय हो गया और शोभना और माही ने भी समझदारी की राह पकड़ ली। कभी कभी दही मक्खन से ज्यादा जरूरी होती है आपसी मिठास। हाय रे, गर्मियों की दोपहरी, ऐसा लग रहा है कि आसमान से अंगारे बरस रहे हैं। माँ जी, मैं पहले ही बता रही हूँ, भरी दोपहरी में किचन में खड़े होकर रोटी पराठे मुझसे नहीं बन पाएंगे। मैं सुबह 10 बजे ही सबका खाना बनाकर रख दूंगी। 10 बजे के बाद रसोई में खड़े होने की मेरी हिम्मत तो है नहीं। अच्छा चल ठीक है ना, वैसे भी गर्मियों में कौन सा खाना ठंडा होने वाला है, खा लेंगे हम लोग। ठीक है माँ जी, तो मैं जल्दी जल्दी अपना काम खत्म कर लेती हूँ। गर्मी में तो ऐसा लगता है कि जैसे सांस भी रुक रुक कर आ रही है। कूलर के आगे से 1 मिनट के लिए भी हटो ना तो सर चकराने लगता है। अरे बस कर बहू, कितना नाटक करेगी। कह तो दिया मैंने कि हाँ भाई, सुबह का बना हुआ खाना खा लूंगी मैं दोपहर में। अब तू क्या चाह रही कि दिन में 1 टाइम खाना भी ना खाए हम लोग? क्या माँ जी, आप भी ऐसी बातें करती हैं? मैंने कब कहा कि मैं खाना नहीं बनाऊंगी? ये 4 साल पुराना गला हुआ सूती सूट पहन रखा, ये भी ऐसा लग रहा है जैसे बदन में आग बरसा रहा है। देख बहू, गर्मी और बेइज्जती जितनी महसूस करो उतनी ज्यादा लगती है। इसलिए ये दिन भर हाय गर्मी चिल्लाना बंद कर और जल्दी जल्दी हाथ चलाकर अपना काम निपटा। माँ जी, जब तक मेरा काम खत्म होता है तब तक सूरज सर पर चढ़ाता है। उसके बाद तो मेरे कमरे का पंखा ऐसे गरम गरम लू के थपेड़े मारता है कि मेरे तो गाल लाल लाल हो जाते। मेरा मन कर रहा है माँ जी, सब कुछ छोड़ छाड़ के पहाड़ों की तरफ निकल जाओ। तो निकल जा पहाड़ों की तरफ, फिर वहां जाकर तुझे ठंड लगने लगेगी। याद है ना, अभी 2 महीने पहले तक तू हाय माँ जी ठंड से मेरे हाथ जम गए क्या कर दिन भर शोर मचाती थी, और अब पूरा दिन हाय गर्मी करती रहती है। तेरे तो नखरे खत्म होने का नाम नहीं लेते। इस घर में ना कोई मेरी तकलीफ समझने वाला नहीं है। माँ जी को क्या है, सवेरे नहा धोकर सोफे पर चिपक जाओ और टीवी का बटन दबाते रहो। झाड़ू पोछा बर्तन खाना नाश्ता सब तो मुझे देखना पड़ता है, तो गर्मी तो मुझे ही लगेगी। फिलहाल तो रिया की सास ने कम से कम ये कहकर रिया की चिंता थोड़ी सी कम कर दी थी कि वो सुबह 10 बजे का बना हुआ खाना दोपहर में 1 बजे खाने के लिए तैयार है। इसलिए रिया भी सवेरे जल्दी उठकर थोड़ी ठंडक में ही घर के सारे काम निपटा लेती और फिर उसके बाद गर्मी की लंबी दोपहर का आनंद लेती। अभी तक तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन एक दिन भरी दोपहर सास राम प्यारी का फोन टन टन आने लगता है। हेलो, हाँ शैलजा बेटा, निकल गई तू स्कूल से? स्कूल से तो निकल गई हूँ, लेकिन पता नहीं घर पहुंचूंगी कि नहीं। अरे बेटा, ऐसी बात क्यों कर रही है? घर क्यों नहीं पहुंचेगी और कहाँ जाएगी? मम्मी, घर से बाहर पाँव निकाल कर देखो, तब तुम्हें पता चलेगा कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। और इतनी गर्मी हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी देर में पिघल कर यहीं ऑटो में चिपक जाऊंगी। मेरी तो हिम्मत जवाब दे रही है। इतनी भरी दोपहर में थपेड़े खाते हुए स्कूल से घर जाना मेरी बस का ना है। अरे कैसी बात कर रही है तू, थोड़ी हिम्मत से काम ले बेटा, इतना भी क्या घबराना गर्मी से।
मम्मी, कूलर के सामने बैठकर ज्ञान देने में कुछ नहीं जाता, मैं भी दे सकती हूँ, लेकिन जो घर से बाहर निकल रहा है ना इस 45 डिग्री की गर्मी में, उसी समझ में आता है कि इस तपती दोपहर में 40 मिनट ऑटो में बैठकर घर जाने का मतलब क्या होता है। हाय रे, दोनों तरफ से लू के ऐसे थप्पड़े लग रहे हैं, मेरे तो कान लाल हो गए। सोच रही हूँ रिजाइन कर देती हूँ। अगर थोड़े दिन और मैंने इतनी धूप में स्कूल से घर आने जाने का झंझट किया ना तो राम नाम सत्य हो जाएगा मेरा। हद करती है बेटा, आज के जमाने में नौकरी किसी की नहीं लग रही है और तू लगी हुई सरकारी नौकरी को छोड़ने की बात कर रही है। मम्मी, आप क्या चाह रही हो? सरकारी नौकरी के चक्कर में मैं अपनी जान दे दूं क्या? आपको पता है ना शुरू से मैं कितनी नाजुक हूँ। थोड़ी सी गर्मी पड़ती है तो मेरी पूरी स्किन पर रेड कलर के रैशेस हो जाते हैं, पूरा मुंह बंदर की तरह लाल हो जाता है मेरा, और खुजलाते खुजलाते मेरी हालत खराब हो रही है। सर चकरा रहा था, सोचा आखिरी बार अपनी माँ से बात कर लूं, पता नहीं कल हो ना हो। अरे बेटा, माँ जी इतनी परेशान क्यों नजर आ रही है, कुछ हो गया है क्या? अरे देखना, शैलजा की हालत बड़ी खराब है। कह रही है स्कूल से घर जाते जाते उसकी कंडीशन खराब हो जाती है, नौकरी छोड़ने की बात कर रही है। अब बेटा, मैं ना तेरी परेशानी का एक हल जानती हूँ। तो ऐसा कर, तेरा स्कूल हमारे घर से तो 5 मिनट की दूरी पर है, तो दोपहर में स्कूल से निकलने के बाद यहाँ आ जाया कर, पूरा दिन यहाँ पर बिता, और जब धूप हल्की हो जाए ना तब अपने घर चली जाया कर। बेटा, मायका भी तो तेरा ही घर है ना, शादी हो गई इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तू यहाँ आ जा नहीं सकती। अरे वाह मम्मी, आपने तो बहुत अच्छा सोल्यूशन बता दिया। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि ये भी हो सकता है। और वैसे भी 4-5 महीने की गर्मी होती है, उसके बाद तो सर्दियां आ जाएंगी, और सर्दी में तो मैं किसी न किसी तरह मैनेज कर ही लूंगी। लेकिन मम्मी, रोज रोज ऐसे मायके आना, कहीं भाभी। अरे बेटा, अपनी भाभी की चिंता मत कर, यहीं सामने खड़ी है तेरी भाभी, उससे कोई ऐतराज नहीं है। ठीक कहा ना मैंने बहू? हाँ माँ जी, कोई दिक्कत नहीं है, आप बोल दीजिए दीदी को, वो यहाँ आ सकती है। सुन लिया तूने? चल बस हो गया फैसला, तू कोई नौकरी वोकरी नहीं छोड़ रही है। स्कूल से निकल, रिक्शा में बैठ और फटाफट यहाँ आ जाया कर, आराम से पूरा दिन यहाँ पर रेस्ट कर और फिर शाम को अपने घर के लिए निकल जाना। एक बार तो दामाद जी से भी बात कर लेना। हाँ ठीक है मम्मी, मैं घर जाकर विनय से बात करती हूँ, जैसा भी हो आपको बता दी हूँ। अगले दिन सुबह 11 बजे। माँ जी, मैंने लंच तैयार कर दिया है और रोटियां भी कैसरोल में रख दी है। अब मैं अपने कमरे में थोड़ी देर रेस्ट करने जा रही हूँ, फिर 1 बजे मुझे गुड्डू को लेने भी जाना होगा। सास राम प्यारी अपने कमरे में बैठकर अपना फेवरेट सीरियल देख रही थी, तभी बेटी शैलजा का फोन उसके फोन पर आता है। मैंने विनय से बात कर ली, वैसे तो वो मना कर रहे थे, लेकिन फिर मैंने उन्हें समझाया कि भाभी और माँ को मेरे वहां जाने से कोई समस्या नहीं है, उल्टा वो मुझे जोर देकर कह रहे हैं, तब जाकर माने। अब आजकल ना 12:30 बजे छुट्टी हो जाती है, तो मैं 1 बजे तक घर पहुंच जाऊंगी, और छुट्टी थोड़ी जल्दी हो जाती है तो आजकल मैं लंच बॉक्स भी लेकर नहीं आ रही हूँ, सोच रही थी घर पर आकर ही खाना खा लूंगी। अरे हाँ बेटा, इसमें कहने जैसे क्या बात है, आजा आराम से बैठकर लंच करना। बेटी से बात करने के बाद राम प्यारी अपनी बहू रिया को आवाज लगाती है। रिया, अरे रिया बेटा सुनना जरा। ये तो मुझे पता ही था, मेरे कमरे में आते ही ये आवाज लगाएंगी। ऐसा कभी हो सकता है क्या कि मैं माँ जी से बोलूं मुझे थोड़ी देर चैन से आराम कर लेने दीजिए, और माँ जी को ये बात एक बार में ही समझ में आ जाए। पता नहीं क्यों मेरे आराम की दुश्मन है ये। आ रही हूँ माँ जी, अब चिल्ला चिल्ला के क्या पूरी कॉलोनी की रिया इकट्ठा कर लेंगी? बोलिए क्या हो गया? ज्यादा भाव मत खा, कुछ जरूरी बात बताने के लिए बुलाया तुझे। मुझे भी तेरी शक्ल देखने का ज्यादा शौक नहीं है। मैंने तुझे बताया था ना कि शैलजा स्कूल से सीधी हमारे यहाँ पर आ जाएगी, तो आज उसने विनय जी से बात कर ली है, आज से वो स्कूल के बाद सीधा यहीं आया करेगी। 12:30 बजे उसके स्कूल की छुट्टी होगी और बच्चों को पेरेंट्स को हैंड ओवर करने के बाद 1 बजे तक यहाँ हर हाल में पहुंच जाएगी। बस उसी के हिसाब से तैयारी कर लेना। हाँ भाई, उनकी बेटी के लिए तो गर्मी हो रही है और हमारे लिए तो यहाँ पर बर्फ गिर रही है ना, जो हम अब उनके स्वागत सत्कार में फूल से जाएंगे। और ये तो आने तो मैंने तो टिंडे बनाए, चुपचाप बैठकर खाएगी टिंडे। सास की बात सुनकर रिया मुंह टेढ़ा करते हुए अपने कमरे में चली जाती है। 1 घंटे बाद रिया को दरवाजा पीटने की आवाज सुनाई देती है। रिया जाकर दरवाजा खोलती है तो सामने उसे ननद शैलजा खड़ी हुई नजर आती है। शैलजा के बाल बुरी तरह से बिखरे हुए थे, आंखें लाल, चेहरे पर जगह जगह लाल रंग के चकते दिखाई दे रहे थे। अरे भाभी, दरवाजा खोलने में इतनी देर लगती है क्या? अब क्या आदमी दरवाजे पर ही बेहोश होकर गिर जाए उसके बाद दरवाजा खोलेंगे आप? अरे कैसी बात कर रही हो दीदी आप? बेहोश हो आपके दुश्मन और मैंने तो तुरंत ही दरवाजा खोल दिया। चलिए वो सब छोड़िए, ये बताइए कैसा होलिया बना रखा है आपने? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? हाँ हाँ भाभी, सारी खैरियत दरवाजे से ही पूछ लो और यहीं से रफा दफा कर दो, मुझे घर मत आने देना।
एक तो वैसे गर्मी से बेहाल होकर आई हूँ, ऊपर से आप दरवाजे पर ही सारी पूछताछ करने लगी। अरे नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। आप अंदर आइए। माँ जी, मेरे लिए तो आप एसी नहीं चलाने देती, बिजली का बिल आता है ना। लेकिन अब शैलजा दीदी आई हैं तो उनके लिए तो एसी चलाने देंगी ना। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, तू किधर तीर चला रही है सब समझ में आ रहा है मुझे। चला दे एसी। और शैलजा कोई अकेले नहीं बैठेगी, बैठ जा तू भी यहाँ, तुझे कोई मना थोड़ी ना है। मेरे पास बैठने की फुर्सत कहाँ है, मैं जा रही हूँ गुड्डू को लेने। अरे भाभी, आपकी गुड्डू की वैन 1:30 बजे से पहले नहीं आने वाली। आप तो ऐसे बोल रही हो जैसे 2-4 किलोमीटर दूर चलकर जाओगी उसे लेने। दरवाजे तक तो वैन आती है, 4 कदम बढ़ाओगी और फटाफट लेकर आ जाओगी। अभी तो आप फटाफट किचन में जाकर कुछ ठंडा बना लो, गर्मी से सर चकरा रहा है मेरा। बिल्कुल ठीक कह रही है मेरी बेटी, देख नहीं रही है बेचारी की गर्मी से कैसी हालत हो गई है। जा जल्दी से जाकर कुछ ठंडा बना ला, और सुन 2 ग्लास बनाना। जा रही हूँ, शिकंजी बना देती हूँ दीदी के लिए, एकदम तबीयत दुरुस्त हो जाएगी। बस एक काम परफेक्ट करना सीख कर आई है अपने मायके से, और वो है शॉर्टकट में काम करना। ऐसी तपती गर्मी है, लू चल रही है बाहर, बेचारी ननद थक हार के घर आई है। ये नहीं कि आम का पन्ना बनाकर पिला दे उसे, लेकिन नहीं, ये महारानी बनाएंगी क्या, नींबू की शिकंजी, जिसे बनाने में 2 मिनट लगे। ननद के सामने ज्यादा कुछ बोलने का मतलब बिना बात बखेड़ा खड़ा करना। इसलिए रिया दांत पीसते हुए रसोई में जाती है और पहले 2 ग्लास शिकंजी बनाती है, और उसके बाद कच्चे आम को कुकर में रखकर उबलने को छोड़ देती है। माँ जी, गुड्डू को लेकर आ रही हूँ, कुकर बंद कर देना। कोई बात नहीं भाभी, बेशक मेरा सर चकरा रहा है, लेकिन हम औरतों का क्या है, मायका हो या ससुराल, काम तो करना ही पड़ता है। कर दूंगी मैं बंद गैस। रिया गुड्डू को लेने निकल गई। मायके आकर गैस की नॉब घुमाना भी काम हो जाता है भाई लोगों के लिए। और एक हम है सस्ते मजदूर, सुबह से लेकर रात तक सबकी नौकरी बजाते हैं, लेकिन उसके बाद भी मजाल है जो कोई हमारे लिए काम को कह दे। गुड्डू को लेकर रिया घर आती है और सोफे पर बैठकर हाय गर्मी चिल्लाने लगती है। देखा, लगी ना तुझे भी गर्मी, इसीलिए मैंने कहा था पन्ना बना ले। चल ज्यादा टाइम वेस्ट मत कर, फटाफट किचन में जाकर आम का पन्ना बना ला। 1 गिलास तू भी पी लेना, तेरी गर्मी भी दूर हो जाएगी। ये सही है भाई, बेटी धूप से आई है तो उसकी 4 लोग मिलकर खातिरदारी करें, और बहू धूप से आई है तो उसे 5 मिनट ठंडी हवा खाने का मौका तक नहीं मिल रहा। बहुओं के शरीर तो लोहे के बने होते हैं ना, फूलों से नाजुक तो बेटियां होती हैं। ननद का आम का पन्ना बनाने के बाद अभी रिया गुड्डू को खाना खिला रही थी कि एक बार फिर से ननद की आवाज सुनाई देती है। अरे भाभी, ये क्या टिंडा खिला रही हो आप गुड्डू को? मैं बता रही हूँ मम्मी, ये टिंडा विंडा मैं नहीं खाने वाली, आप मेरे लिए कोफ्ते बनवा दो। दीदी, अब खाना तो बन चुका है, आपको लौकी के कोफ्ते खाने थे तो सुबह फोन करके बता देती। अब इतनी गर्मी में मैं फिर से खाना नहीं बना पाऊंगी। बहू, ये क्या तरीका होता है? एक ही ननद है तुम्हारी और घर आए मेहमान से इस तरह से कौन बात करता है? अगर मेरी बेटी का मन है लौकी के कोफ्ते खाने का तो तू बनाकर खिला नहीं सकती? ऐसे कौन से हाथी घोड़े मांग लिए उसने? लौकी का कोफ्ता तो बस कहने की बात थी। एक बार जो रिया रसोई में गई उसके बाद तो शैलजा की फरमाइश खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। आम की चटनी, दही का रायता, लौकी के कोफ्ते और सुबह 10 बजे की बनी हुई रोटी नहीं, गरम गरम गैस से उतरे हुए फुलके खाने के बाद 3 बजे ही शैलजा ने डकार ली। मम्मी, अब थोड़ा आराम कर लेती हूँ, आपको पता है ना पूरा दिन मेहनत करके आई हूँ। हाँ बेटा, आराम कर ले, इतनी मेहनत करती है मेरी बच्ची। सुबह उठ के घर के काम निपटा के आती है, फिर स्कूल पढ़ाने जाती है और फिर काम। कभी औरतों की जान काम छोड़ता है क्या? यहाँ से जाकर भी तो घर के काम निपटाएगी बच्ची। खाना पीना खाने के बाद एक तरफ शैलजा खर्राटे भर कर नींद पूरी कर रही थी, वहीं बहू रिया रसोई में बर्तन घिसने लगती है। बर्तन साफ करने के बाद रिया चिंटू के कमरे में आती है तो चिंटू नींद से जाग चुका था। रिया चिंटू का होमवर्क कराती है और फिर घड़ी को देखती है तो 5 बज चुके थे। रिया, बड़े लंबे दिन हो गए भाई, दिन तो काटे नहीं काट रहा। आराम भी कर लिया होगा तूने भी, अब ऐसा कर 1 कप चाय पिला दे। आराम का नाम सुनकर रिया का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया था, लेकिन फिर भी ये तो रोज की बात थी। रिया चुपचाप रसोई में जाकर गैस पर चाय का पानी चढ़ा देती है। चलो चाय पीकर तो दीदी यहां से जाएगी, कम से कम रात को तो सुकून मिलेगा। आज तो खिचड़ी बना दूंगी। दोपहर में वैसे ही 2-2 बार खाना बनाकर मेरा दिमाग गर्म हो गया है चाय के बाद। जी विनय जी, अच्छा, हाँ ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। हाँ ठीक है। दीदी क्या कह रहे थे विनय जी? आपको जल्दी आने के लिए कह रहे थे क्या? नहीं ना भाभी, विनय जी कह रहे थे कि वो मेरी सास को लेकर यहीं आ रहे हैं। गर्मी की वजह से वो भी बेचारी पूरा दिन घर से बाहर निकल नहीं पाती, इसी बहाने थोड़ी देर मम्मी से मिल लेंगी।
और फिर अपने साथ ही वो मुझे घर ले जाएंगे। बेटा रिया, ऐसा कर, दामाद जी और समधन जी आ रहे हैं ना, तो फटाफट से 2 तरह की सब्जी रोटी सब तैयार कर ले। बेचारी रिया मरती क्या ना करती, चुपचाप जाकर रसोई में 2 तरह की सब्जी रोटी सलाद पापड़ अचार सबकी व्यवस्था करने लगती है। एक दिन जो ननद रानी ने मायके का रास्ता देखा, अब तो ये उसका रोज का रूटीन हो गया था। स्कूल खत्म होने के बाद वो सीधा मायके आती और मायके पहुंचती ही रूह अफ़ज़ा, शिकंजी, आम का पन्ना, मैंगो शेक, ऐसे स्वादिष्ट ड्रिंक के साथ उसका स्वागत होता। उसके बाद भाभी के हाथ से गरम गरम फुलके बनवाकर वो लंच करती। फिर शाम को जब दामाद बाबू से लेने के लिए आते तो अपने और दामाद जी के डिनर के लिए डब्बा भी यहीं से पैक करवा कर ले जाती। कुल मिलाकर रिया की हालत ऐसी हो गई थी, बस रुलाए फूटना बाकी रह गया था। मजबूरी में मायके आने से शुरू हुआ ये सिलसिला शैलजा की काम चोरी के कारण बढ़ता ही जा रहा था। बिना किसी संकोच के शैलजा बेशर्मों की तरह दोपहर का लंच करने के बाद रात का डिनर भी मायके से ही पैक करवा कर ले जा रही थी। लेकिन कहते हैं ना, बकरी की मां आखिर कब तक खैर मनाएगी। किसी तरह हाय हाय करते अप्रैल का महीना बीत जाता है। फिर शुरू हो जाती है स्कूल की छुट्टियां, यानी कि रिया को शैलजा से छुटकारा। शैलजा दीदी, अब इतने दिनों से आप पूरा दिन यहीं पर रह रही थी ना, जिसकी वजह से गुड्डू और चिंकी आपके बिना रह ही नहीं पा रहे। दोनों ने जिद लगा के रखी है, छुट्टियों में उन्हें बुआ के घर जाना है। बुआ से ही अपने सारे नखरे उठवाएंगे भाई। अच्छा भाभी, ऐसी बात है, भेज दो। इसमें फिर इतना सोचने वाली क्या बात है। अगले दिन रिया अपने दोनों बच्चों को साथ लेकर ननद के यहाँ पहुंच जाती है। अरे दीदी, अभी ये छोटे छोटे हैं ना बच्चे हैं, मम्मी के बिना कहाँ रह पाएंगे, इसलिए बच्चों के साथ मैं भी आपके यहाँ रहने आ गई। और फिर मैं यहाँ आ जाऊंगी ना तो बेचारी माँ जी को खाना बनाकर कौन खिलाएगा, यही सोचकर मैं माँ जी को भी अपने साथ ले आई। इसी बहाने आपको भी माँ जी की सेवा करने का मौका मिल रहा है। अब इस मौके को हाथ से मत जाने दीजिएगा आप। कामचोर शैलजा अब भाभी रिया की बातों की जाल में बुरी तरह फंस चुकी थी। शैलजा दीदी, ऐसा करो ना, बड़ी गर्मी हो रही है, पहले तो आप एसी ऑन कर लो और फिर कोल्ड कॉफी बना लाओ। क्यों बच्चों? बिल्कुल ठीक कहा मम्मा आपने। अबुआ, जब आप हमारे घर आए थे तो आप रोज मम्मा से मैंगो शेक बनवाते थे। हमें ना वो मैंगो शेक बहुत पसंद आता था। आप ऐसा करो, हमारे लिए वही वाला मैंगो शेक बना लो। अच्छा ठीक है बेटा, अभी बना कर लाती हूँ। बुआ, मैंगो शेक के बाद मुझे आपके हाथ के स्पेशल छोले भटूरे खाने हैं। दीदी आप ऐसा करना, बच्चों के लिए भटूरे बना दो और माँ जी के लिए थोड़ा सा पुलाव, थोड़ा हल्का हो जाएगा ना। ठीक है भाभी, आप चिंता मत करो, बना देती हूँ। 2 घंटे बाद। माँ जी आप बिल्कुल ठीक कहती थी, गर्मियों के दिन तो बहुत लंबे होते हैं। अभी 2 घंटे पहले खाना खाया था, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे 5 घंटे से कुछ खाया ही नहीं है। दीदी अभी आप चाय बनाओगी ना तो चाय के साथ कुछ हल्का फुल्का नाश्ता बना लेना, बच्चों को भी भूख लगी होगी। क्या गुड्डू और चिंकी? हाँ बुआ, आप ऐसा करो, चाय के साथ गर्मा गर्म हनी पोटैटो बना दो। कभी नाश्ता, कभी आइसक्रीम, कभी भटूरे, कभी फालूदा। शैलजा के मायके वालों की फरमाइश तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। रात होते होते तो शैलजा का बदन टूटने को आ गया था। मम्मी, क्या सोचकर ये पूरी पंचायत लेकर आप मेरे घर आ गई? आपको पता है ना मुझसे इतना काम नहीं होता। अरे एक और दिन आप लोग यहाँ रुके ना तो मैं घर छोड़कर भाग जाऊंगी। बेटा कैसे बात कर रही है तू? अपने घर से भगा रही है हमें? तेरी भाभी को देख, पूरे 1 महीना तक तू हमारे घर पर रही है, दोनों टाइम का खाना बनाकर खिलाया उसने तुझे, मजाल है जो कभी चूं भी की हो। मुझे समझ में आ गया माँ, इतनी गर्मी में दोपहर का खाना बनाना कितना मुश्किल है। ऊपर से ऐसे में कोई बिन बुलाया मेहमान सर पर आकर बैठ जाए तो क्या हालत होती है। मैं अपनी गलती मानती हूँ। अभी फिलहाल आप सबको लेकर जाओ, मैं भी स्कूल खुलने के बाद अपना इंतजाम कर लूंगी। भाभी से बोलना चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब मैं रोज रोज मायके नहीं आऊंगी। पुरानी दिल्ली का जमुना रिसोर्ट जगमगाती लाइट से सजा हुआ था। रिसोर्ट के दरवाजे तक बुफे लगा हुआ था तो 2 किलोमीटर दूर तक गाड़ियां लगी हुई थी। कारण था कोहली परिवार के बेटे और बेटी की शादी। बिल्कुल सही सुना आपने, आज कोहली परिवार के लिए डबल खुशी का दिन था और वो डबल खुशी शादी के अरेंजमेंट में साफ साफ दिख रही थी। किसी चीज में कोई कमी तो नहीं लग रही ना मोहन? अच्छे से खाना खाकर जाना। क्या खाऊंगा भाई, तूने तो ये धोखेबाजी कर दी। एक ही दिन अपनी बहू भी ला रहा है और बेटी भी विदा कर रहा है। अभी तूने 2 फंक्शन किए होते तो हमें भी तो 2 दिन खाने को मिलता। हमारी एक पार्टी तो खा गया तू। देख मोहन, अगर पहले बेटे की शादी करता और बहू आ जाती तो उसे अपनी ननद खटकती। दिन भर काम करने के बाद स्वीटी भी चिड़चिड़ापन महसूस करती और ऐसे में अगर वो ज्योति को कुछ कह देती तो मेरी बेटी तुरंत रो पड़ती और मैं अपनी बेटे को रोता हुआ नहीं देख सकता।
और अगर पहले मैं अपनी बेटी को विदा कर देता तो उसके गम से ही मैं ऐसा बिस्तर पकड़ता कि बहू लाने की सोच भी नहीं पाता। इसीलिए मैंने एक ही मुहूर्त पर दोनों की शादी करने की सोची। बस बस भाई, तू तो पूरी राम कथा बताने लग गया। मैं मजाक कर रहा था। अरे शादियों में ऐसा बंदोबस्त किया है जैसा कोई कर ही नहीं सकता। मुझे तो लग रहा है मानो आधा शहर तेरे फंक्शन में पहुंच गया है। एक तरफ मंडप में महेंद्र कोहली अपनी बहू स्वीटी को ला रहा था तो दूसरी तरफ अपनी बेटी ज्योति को विदा कर रहा था। तभी ज्योति की सास धीरे से अपने होने वाली बहू से कहती है, बहू ये दुपट्टा तूने कैसे लिया है? पूरा पेट दिख रहा है। स्टेज पर तो मैंने कुछ नहीं बोला, पर अब फेरे शुरू होने वाले हैं। सभी बड़े बुजुर्ग आएंगे, नजर पड़ती है, अच्छा नहीं लगता। जी जी समधन जी, मेरी ज्योति तो खुद इन चीजों का ख्याल रखती है, पर आजकल के ये मेकअप आर्टिस्टों को आप जानती है ना, ऐसे कपड़े पहना देगी कोई क्या ही कहे। मैं 5 मिनट में दुपट्टा ठीक करके आती हूँ मम्मी, तुम सामने मंडप पर जाओ, मैं तो विदा हो रही हूँ। भाभी के साथ तुम्हारा रहना ज्यादा जरूरी है, यहाँ मैं सब देख लूंगी। कभी खुद की भी सोच लिया कर बेटा। ये कहकर मनीषा ज्योति के सर पर हाथ फेर कर अपने बेटे के मंडप में चली जाती है। अपनी सास के सिर्फ एक बार कहने भर से ही मंडप से उठकर ज्योति दुपट्टा ठीक करने के लिए दूसरे कमरे में चली जाती है। एक तरफ स्वीटी अपने हिसाब से गाउन पहनकर फेरों में बैठी हुई थी, दूसरी तरफ ज्योति का दुपट्टा तक ठीक करवाया जा रहा था। पर ज्योति इन चीजों पर ध्यान नहीं देती और अपने सास के मन की शांति और अपने घर वालों की खुशी के लिए ये भी कर देती है। फेरे अच्छी तरह संपन्न हो जाते हैं और ज्योति विदा होकर नवीन के घर आ जाती है। अगली सुबह, बाप रे बाप बहू, तेरी भाभी तो एक नंबर की मॉडल आई है। मॉडल क्या कहूं मैं, संस्कारहीन है। गलती तो समधन जी की है जो इतनी छूट दे रखी है। अभी इतनी छूट देगी, आगे जाकर पता नहीं क्या नाच नाचेगी तेरी भाभी। नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे घर पर शुरू से ऐसा ही माहौल रहा है, जिसे जैसे रहना है वैसे रहो, कोई किसी को कुछ नहीं कहता। इसी कारण तो आज तक मेरी फैमिली जॉइंट फैमिली है। वो तो मैंने देख लिया बहू, काहे की जॉइंट फैमिली। शादी में खर्च तेरे पापा ने ही लगाया, तेरे चाचा ताऊ मदद करने भी नहीं आए। काहे की जॉइंट फैमिली। हाँ अच्छा ये सब छोड़, जब तेरे मायके वालों को ही नहीं फर्क पड़ रहा है तो हम कौन होते हैं बोलने वाले। वैसे साड़ी काफी सुंदर है बहू तेरी, और बांधी भी बड़े अच्छे से है। मुझे पता था मैं अपने ससुराल वालों के हिसाब से रहूंगी तो सब मुझे जरूर प्यार करेंगे। आखिर कर ही दी ना मम्मी जी ने तारीफ। रात को वो पेट दिखाने वाला इंसिडेंट अब मम्मी जी भूल जाएंगी। ज्योति अपनी सास से तारीफ सुनकर बड़ी खुश हो जाती है और रसोई में जाकर आए हुए मेहमानों की खातिरदारी में लग जाती है। तभी निधि रसोई में आती है। भाभी जी और बुआ जी के साथ जाने वाला राशन अच्छे से भर भर कर पैक कीजिएगा भाभी, वरना अगर ये 2 शख्स नाराज हो गए ना तो घर का माहौल जो इतना चहल पहल वाला बना हुआ है, इसमें 2 मिनट में ही अशांति फैल जाएगी। नहीं नहीं दीदी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं बुआ जी और मामा जी के साथ जाने वाला नाश्ता भर भर कर पैक करूंगी। ज्योति सभी मेहमानों का नाश्ता पैक करती है और बाहर हॉल में लाकर रख देती है। 12 बजने वाले हैं। नवीन, स्टेशन पहुंचते पहुंचते 12:30 हो जाएंगे। 1 बजे की तो ट्रेन है। चल मुझे स्टेशन छोड़ दे। ज्योति फौरन झुककर अपनी चाची सास के पैर छूते हुए आशीर्वाद लेती है। अच्छे से जाइएगा चाची जी, ये आपके सफर का नाश्ता। ये सही है, ससुराल वालों के लिए छोटा पैकेट, मायके वालों के लिए बड़ा। काफी दोहरी अरेंजमेंट करवाई भाभी आपने। अरे गोमती, ये क्या कह रही है तू? ऐसी कोई बात नहीं है बहू, बड़ा वाला पैकेट दे दे गोमती को। तभी ज्योति की बुआ सास अपने नाश्ते का पैकेट लेने वहां आती है, पर दोनों बड़े पैकेट तो ऑलरेडी बच चुके थे। उसके लिए बड़ा पैकेट बचता नहीं और वहीं खड़े खड़े मच जाता है कलेश। 4 भाइयों की इकलौती बहन हूं मैं भाभी, फिर भी कभी इस घर में मेरी इज्जत नहीं हुई। आज बहू ने मेरे लिए बड़े नाश्ते का पैकेट पैक कर दिया तो क्या चला गया आपका? बताइए, बहू से लड़कर मेरे हिस्से का पैकेट लेकर बैठ गई आप, और आपकी प्यारी जेठानी ने दे भी दिया। बोलना तो नहीं चाहिए दीदी, अब वैसे भी यहाँ से सब कुछ ले जा चुकी हैं। हर बड़ी चीज पर सबसे पहले हाथ आप ही तो मारती आई है। इस बार मैंने मार लिया तो हजम नहीं हुआ आपको? वैसे ये मैंने शकुंतला भाभी के भाई के लिए पैक किया हुआ पैकेट लिया है, आपके हिस्से का नहीं। वाह वाह वाह, मतलब मायके वालों के लिए अलग पैकेट पैक हो रहा है, ससुराल वालों के लिए अलग। चुप हो जा पार्वती, क्यों अपना जी जला रही है? गलती तो उसकी है जिसने सभी के लिए अलग अलग तरह के पैकेट पैक कर दिए। पैकेट किसने बनाया? भाभी ने। और किसने क्या? भाभी,
अगर आपको सभी को अलग अलग नाश्ता देना था तो छुपा कर देती। ऐसे खुले में पार्शियलिटी करेंगे तो एक दूसरे को बुरा लगेगा ही ना। ये कहकर निधि खुद को बचा लेती है और फंसा देती है अपनी प्यारी भाभी ज्योति को। इस चीज को नजरअंदाज कर ज्योति सारे पैकेट्स को फिर से रसोई में ले जाती है और ज्यादा क्वांटिटी में भरकर बाहर लाकर रख देती है। एक एक कर मेहमान नाश्ते के पैकेट्स लेकर विदा होते जाते हैं। सब चले गए, सिर्फ मैं बच गई। 8 बजे की ट्रेन है मेरी, अब मुझे भी निकलना चाहिए। जी चाची जी, ध्यान रखिएगा। आज तक तू ध्यान रख रही थी क्या मेरा? तू तो अपने पति को लेकर शहर आकर बस गई। बढ़िया ही ध्यान रखेगा। चल मेरे नाश्ते का पैकेट निकाल, मैं निकलूं। शकुंतला डाइनिंग टेबल पर चेक करती है, वहां कोई पैकेट नहीं था। होता भी कैसे, सारे पैकेट्स तो खत्म हो चुके थे। अब अगर ज्यादा क्वांटिटी में सभी के लिए पैकेट पैक होंगे तो पैकेट गिनती में कम तो हो ही जाएंगे। अरे ज्योति, कहाँ रख दिए तूने नाश्ते के पैकेट? अभी प्रमिला चाची को पैकेट देना बाकी है, उनकी बहू को देना बाकी है। किसी के लिए बड़ा पैकेट पैक हो रहा था, किसी के लिए छोटा, इसलिए प्रॉब्लम हो रही थी ना मम्मी जी। तो मैंने सभी पैकेट्स में नाश्ते की क्वांटिटी इक्वल कर दी और शायद इसलिए नाश्ता खत्म हो गया। ये क्या बात हुई ज्योति? तुम्हें खुद समझना चाहिए था कि ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में सामान पैक करोगी तो सभी को कैसा लगेगा। हमें तो सभी को देखना है ना, घर गृहस्थी संभालना बहू की जिम्मेदारी होती है। अब इतना भी तुम्हें मुझे ही बताना पड़ेगा, फिर तो हो गया। आपके लिए नाश्ता मैं होटल से पैक करवा दूंगा, चलिए देरी हो रही है। ज्योति ने तो सब कुछ ठीक करना चाहा, पर इसमें भी उसे 4 बातें सुननी पड़ जाती हैं। ये तो अभी शुरुआत थी। इसी तरह दिन बीत रहे थे। 4 दिन बाद वापस से ज्योति अपना नॉर्मल शेड्यूल शुरू करती है। जिम के कपड़े पहनकर जिम जाने के लिए निकलती है। घर से निकलने के लिए ज्योति जैसे ही दरवाजा खोलती है, कुंडी की आवाज से उसकी सास की नींद टूट जाती है और शकुंतला बाहर आकर खड़ी हो जाती है। अरे कौन घुस गया घर में? कौन हो? मम्मी जी, मैं हूँ। पीछे से देखकर आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं हूँ आपकी बहू, और कोई घुसा नहीं है, मैं जिम के लिए निकल रही हूँ। यह क्या बात हुई बहू? ये क्या तरीका है? तुमने मुझसे इस बारे में पूछा भी नहीं और सीधा जिम जाने के लिए निकल पड़ी। वो तो कुंडी की खटकाट से मेरी नींद खुल गई, वरना तो ऐसे ही जिम चली जाती और मैं तुझे यहाँ वहां ढूंढती रह जाती। नहीं मम्मी जी, मैंने नवीन जी को कह दिया था कि वो आपको बता दें। तो उसके कह देने भर से हो गया है? ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं तूने, ऐसे कसे हुए हैं? वहां लड़के भी तो होंगे, कितने चुस्त से कपड़े हैं। और तुम्हारी माँ कह रही थी तुम्हें बड़े संस्कार है। मम्मी जी, वो जिम में ज्यादा ढीले कपड़े नहीं पहन सकते ना, वरना यहाँ वहां अगर फंस गया और मशीन में अटक गया तो जान पर आ सकती है। बताओ, तो करने ही क्यों है तुम्हें ऐसे काम? बेकार में इस जिम के चक्कर में तू अपनी नींद खराब करेगी। यहाँ मैं तुझे जल्दी उठने नहीं बोलती ताकि तेरी नींद पूरी हो सके, और तू खुद ही 6 बजे तैयार होकर जिम के लिए निकल रही। जिम जाने से कुछ नहीं होता। मेरी निधि को देख ले, कितना सुडौल शरीर है उसका। आज तक गई है क्या वो जिम? शादी के पहले की बात अलग है, तब तो तू कुछ काम भी नहीं करती होगी। यहाँ तो तुझे रसोई संभालनी है। रसोई संभाल लिया ढंग से तो उसी में तेरा जिम विम हो जाएगा। ठीक है मम्मी जी, नहीं जाती मैं जिम। अपनी सास की खुशी के लिए ज्योति जिम जाना छोड़ देती है। नाश्ता बनाते हुए ज्योति अपनी माँ को फोन लगाती है। 35,000 दिए थे मैंने मम्मी जिम में, वो पैसे तो ऐसे ही वेस्ट हो जाएंगे। मैं कहती हूँ तुम भाभी को पूछ लो ना, अगर वो जिम चली जाए तो। वो तो पहले ही जिम में एडमिशन करवा चुकी है बेटा। फेरों की दूसरी सुबह ही वो तो जिम के लिए निकल गई। अच्छा, सही है, कोई बात नहीं। भाभी को जो करना है वो करे। मुझे तो मेरा ससुराल प्यारा है, मैं तो वही करूंगी जो ये मुझे कहेंगे। तो ठीक है बेटा, पर जरा अपनी सेहत का भी ध्यान रखना। डॉक्टर ने कहा था ना तुझे जिम करने को, कहीं तेरी कमर की प्रॉब्लम फिर से ना बढ़ जाए। ज्योति अपने ससुराल वालों के लिए नाश्ता बनाकर टेबल पर लगाती है। समोसे बनाने के पहले अगर तुमने पूछ लिया होता तो ज्यादा अच्छा होता ज्योति, क्योंकि मेरा मन दम आलू खाने का था, आलू भिंडी नहीं। मैं सुबह पूछने तो आई थी नवीन जी, पर आप शायद नींद में थे और आपने कहा कि जो मन है बना लो। ये क्या बात हुई भाभी? भैया ने कह दिया और आपने अपने मन की सब्जी बना भी ली। अरे 2-4 बार जब भैया से ना पूछा जाए तब तक वो अपने मन की नहीं कहते। ठीक है, धीरे धीरे आप समझ जाएंगी। बाकी सब कुछ तो ठीक है ना मम्मी जी? बना हुआ खाना मिल गया, अब इसमें मैं क्या ही बुराई निकालूं। ठीक ही है जैसा है। अपने ससुराल वालों के हिसाब से एक एक चीज करते हुए ज्योति अपने ससुराल में दिन निकाल रही थी। एक दोपहर कपड़े धोते हुए उसके कमर का दर्द वापस से उखड़ जाता है। मेरी कमर। मम्मी ठीक कह रही थी, जिम छोड़ाने के असर देखना चालू भी हो गई, पर अगर जिम गई तो मम्मी जी को बुरा लगेगा।
ज्योति डॉक्टर को कॉल लगाती है और वो उसे थेरेपी लेने की सलाह देते हैं। इस बार गलती ना करते हुए ज्योति अपनी सास के कमरे में जाती है और इस बारे में उनकी परमिशन लेती है। थेरेपी के लिए टाइट कपड़े भी नहीं होंगे मम्मी जी, और वहां लड़के भी नहीं होंगे, मैंने बात कर ली है। तो प्लीज मैं चली जाऊं मम्मी जी, मेरी कमर में दर्द ना होता तो मैं आपसे जिद नहीं करती। अब थेरेपी के लिए जाओगे इसका ये मतलब तो नहीं है कि घर का काम भूल जाओ। देखो सब कुछ वैसे ही चलना चाहिए बहू। जी मम्मी जी, आप टेंशन मत लीजिए। मुझे पता था अगर मैं मम्मी जी के मन की करूंगी तो वो कभी नाराज नहीं होगी। चलो आखिर में उन्होंने हामी भर ही दी। लोग बेकार में ना ससुराल वालों को दोष देते हैं। काश मेरी भाभी भी मेरे मायके में ऐसा ही कर रही होती, पर नहीं, उन्हें तो अपने मन की चलानी है। अगली सुबह से ज्योति थेरेपी जाना शुरू कर देती है और 9:30 बजे तक अपने घर वापस लौट आती है। अब जल्दी से सभी का नाश्ता तैयार कर देती हूँ। 1 घंटे में ही ज्योति नाश्ता तैयार कर लेती है। आज तो मम्मी जी खाने के साथ साथ मेरी तारीफों की पूल बांधने वाली है। 1 घंटे में कौन सभी के लिए इतनी वैरायटी का खाना तैयार कर लेता है। कसम से ज्योति, तू तो है बड़ी टैलेंटेड। ज्योति गर्मा गर्म नाश्ता बनाकर सभी के लिए डाइनिंग टेबल पर लगाती है, जिसे देखते ही तारीफ ना होकर बुराइयां शुरू हो जाती है। आप जाकर खाना तैयार हुआ बहू, अब तो तेरे पापा जी के निकलने का वक्त हो गया। इतनी हड़बड़ी में वो ऐसी खौलती सब्जी खाएंगे तो उनका मुंह नहीं जल जाएगा। मैंने तुझे थेरेपी पर जाने के लिए अलाउ कर दिया, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तू इस तरह का काम करेगी। ये कोई वक्त है नाश्ता देने का? अभी अगर निधि को अपनी सहेलियों के साथ निकलना होता तो वो तो पहले ही नाश्ता ढूंढती। जी मम्मी जी, मेरी ही गलती हो गई। वो ज्योति जो हमेशा खुद में ही गलतियां निकालती थी और उन्हें सुधारने की कोशिश करती थी, अब धीरे धीरे समझ में आ रहा था कि उसकी कोशिशों के बाद भी उसके ससुराल वाले उससे खुश नहीं होने वाले। वो बड़ा उदास महसूस कर रही थी। तभी उसकी माँ का फोन आता है। भाभी कैसी है मम्मी? मतलब घर पर एडजस्ट हो पा रही है क्या ठीक से? एडजस्ट तो पता नहीं बेटा, उसने तो आते ही 4 नौकर रखवा लिए। आए दिन घर से बाहर रहती है या फिर अपने मायके में, और अगर हम कुछ बोल दे तो उल्टा जवाब देती है या कुछ कहती नहीं। मतलब कि भाभी वहां खुश है? लगता तो नहीं बेटा, वो तो आए दिन अपनी किस्मत को रोती रहती है। सीधा इंसान कहीं खुश है ही नहीं मम्मी। यहाँ मैं अपने ससुराल वालों के लिए अपना मन मारकर उनके मुताबिक चलने की कोशिश कर रही हूँ, फिर भी वो खुश नहीं होते। और तुम लोग भाभी को इतनी छूट दे रहे हो, उसके बाद भी भाभी तुम लोगों की इज्जत नहीं करती। अगली सुबह 4 बजे उठकर ज्योति सभी के लिए नाश्ता बना देती है, थर्मस में चाय भरकर रख देती है और फिर जाती है थेरेपी क्लास के लिए। 9:30 बजे थेरेपी से लौटकर ज्योति जब घर आती है तो देखती है अभी तक किसी ने खुद से नाश्ता तक नहीं लिया। कल तो मम्मी जी ऐसे कह रही थी जैसे यहाँ 8 बजे तक सब खा लेते हैं। 9:30 बज रहे हैं, दीदी को तो अपनी सहेलियों के साथ जाना होता है, फिर उन्होंने क्यों नहीं किया नाश्ता? क्योंकि मैं नहीं थी परोसने के लिए। गलती मेरी है, कुछ ज्यादा ही अच्छी बन रही थी मैं। फटाफट नाश्ता गरम करके ज्योति टेबल पर लगाती है। नाश्ता बनाकर गई थी मैं मम्मी जी, किसी ने लिया नहीं। बना हुआ खाना तुम्हारे घर में कोई खाना नहीं चाहता बहू, और तू चाय थर्मस में भरकर चली गई, यह क्या बात हुई? बिल्कुल सही कहा आपने मम्मी जी, गलती मेरी ही थी जो मैं चाय नाश्ता बना कर गई थी। कल से मैं थेरेपी में जाने से पहले या थेरेपी से आने के बाद नाश्ता नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मेरे शरीर को भी तो आराम चाहिए। नाश्ता आप लोग अपने हिसाब से बना लीजिएगा या बनवा लीजिएगा। कैसी बात कर रही हो तुम मम्मी से ज्योति? जैसी बात मुझे शादी के दूसरे दिन ही कर देनी चाहिए थी नवीन। घर में दीदी के लिए सोने के गहने बनवाने की राय देती हूँ तो मम्मी जी कहती हैं मैं अपनी ननद की शादी करके उससे पीछा छुड़वाना चाहती हूँ, और मम्मी जी की ही सुनकर मैं इस प्लान को अगर चेंज कर देती हूँ तो मम्मी जी कहती है मैं अपनी ननद पर 2 पैसे खर्च नहीं करना चाहती। इसका तो यही मतलब हुआ ना, मैं जितना सहूंगी उतना ही ज्यादा मुझ पर और जुल्म किया जाएगा। अब मैं ये जुल्म नहीं सहने वाली। यहाँ खुद के लिए ज्योति बोलना शुरू करती है उसके मायके में उसके पेरेंट्स। स्वीटी बहू, मैं क्या कह रही थी कि तुम मायके जा रही है ना, तो तू वहीं रह जाना। यहाँ तो तुम्हें कुछ भी मिल जाए तो तुम्हें वो मजा नहीं आता जो तुम्हें तुम्हारे मायके में आता है। तो ये महीने में 4 दिन तुम जो ससुराल में रहकर खुद को स्ट्रेस देती हो, वो अब देने की जरूरत नहीं है बेटा, मायके में ही रहो तुम। ये क्या कह रही है मम्मी जी आप? वही बेटा जो मुझे तुम्हारे लक्षण देखकर मंडप पर ही कह देना चाहिए था, पर मैंने कहा नहीं ना, सो गलती हो गई मेरी। समाज को दिखाकर 4 दिन ससुराल में आकर जो तुम मेरे बेटे की सैलरी लेकर जाती हो, वो अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगी।
मनीषा की बोली सुनकर स्वीटी हक्की बक्की रह जाती है, तो वहां ज्योति की बोली सुनकर उसके ससुराल वाले, दोनों ही घर में अब तक अपना राज चला रहे लोग समझ जाते हैं कि सहने वाले की भी बोली होती है। जैसे ही मनीषा और ज्योति अपने पर आती है, दोनों ही घरों की गाड़ी ट्रैक पर आ जाती है।